ओके, सो बेसिकली आज हम यहाँ पे हैं फॉर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है एसआईपी। म्यूचुअल फंड भी बहुत लोग इसको बोलते हैं एंड एसआईपी भी बहुत लोग इसको बोलते हैं। बेसिकली एसआईपी होता क्या है, एसआईपी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, या एसआईपी को हमको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, मेन चीज ये होती है। अब सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं कि एसआईपी होते कितने तरह की है। एसआईपी में ईटीएफ्स भी होते हैं, एसआईपी में हमारा नॉर्मल म्यूचुअल फंड भी होता है जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, फ्लेक्सी कैप्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें एसआईपी के अंदर होती हैं। एक सेकंड देना आप। तो सबसे पहली चीज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसआईपी। एसआईपी हम लोग बोलते किस चीज को, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसआईपी? दैट इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। कोई ऐसा प्लान जो हम खुद नहीं कर रहे, हमारे लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मतलब हम लोग खुद नहीं कर रहे, हो सकता है कोई हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, हमसे कोई ज्यादा होशियार हो, वो बंदा हमारे लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बस हम उसको पैसा दे रहे हैं एक एक प्रॉपर वे में। मार्केट जब नीचे जा रहा है तो भी हमारा सेम इन्वेस्टमेंट जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी हमारा सेम इन्वेस्टमेंट जा रहा है, और वो पैसा आगे जाके ग्रो हो रहा है। वो किस तरीके से ग्रो होगा, आप लोगों ने बहुत सारी रील्स देखी होंगी जहां पे लिखा गया है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ज्ञान तो सब पेल देते हैं कि भैया पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, 10,000 लगाओ 1 करोड़ बन जाएगा, लेकिन बन कितने साल में रहा है पैसा, या बन भी रहा है या नहीं बन रहा, नुकसान दे रहा है, असलियत है क्या एक्चुअली में मार्केट की, वही चीज अपने को आज जाननी है। ये जो एसआईपी है दो जगह यूज हो सकती है। कहां कहां? या तो कोई बंदा ऐसा जो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं करता, उसको दिमाग नहीं लगाना कि भैया मेरे अंदर इतना दिमाग नहीं है कि एसआईपी में, मतलब मैं रिलायंस में इन्वेस्ट करूं, मैं एचडीएफसी में इन्वेस्ट करूं, मैं टाटा पावर में इन्वेस्ट करूं, मैं टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करूं, मेरे इतना अंदर दिमाग नहीं है। कोई दिमाग लगाने वाला बंदा है, मैं उसको पैसा दे देता हूं, वो इन्वेस्टमेंट कर देगा लीगल वे में। तो उसके लिए हम लोग एसआईपी कर लेते हैं। वहां पे बहुत लोग बैठे हुए हैं जो आपका रिसर्च करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई फ्रॉड वाला सीन नहीं है जो टेलीग्राम पे मिलता है ना कि 10,000 के 20,000 2 दिन में बना के दे देंगे, जहां पे तुम लोग फंसते हो। वो चीज आपको करनी नहीं है, ये ध्यान रखना है। और वो फ्रॉड ही होते हैं, जिसको आप 10,000 के 20,000 बनाने दे रहे हो, वो खुद के पैसे 10,000 के 10 करोड़ भी बना सकता है, तो आपसे क्यों 10,000 के 20,000 लेगा। लेकिन एसआईपी इज वेरी सिस्टमेटिकली वे में इन्वेस्टमेंट वहां पे होता है, और वहां पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, विच इज वेरी गुड। अब हम बात करते हैं एक्चुअली में एसआईपी होती कितनी तरह की है। देखो, एक होते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक होता है ईटीएफ, ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है। ईटीएफ में कौन से आते हैं? बैंक बीज आती हैं, निफ्टी बीज आती हैं, ये सारे बीज होते हैं। बीज मधुमक्खी वाली बीज नहीं है, दिस इज बेंचमार्क इंडेक्स। मतलब ऐसे इंडेक्स जिनके बदौलत हम लोग ये पता लगाते हैं कि भैया किस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, मार्केट ऊपर है नीचे। अपन यही नॉर्मली देखते हैं ना, कोई भी मिड कैप को जाके देखता है और बोलता है कि भैया मार्केट ऊपर चल रहा है, या कोई भी बंदा स्मॉल कैप्स को जाके देखता है कि मार्केट ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है। बट हम बैंक निफ्टी को देख के क्या बोलते हैं कि मार्केट ऊपर है या नीचे है। यही चीज हम निफ्टी को भी देख के बोलते हैं कि मार्केट ऊपर है या नीचे, या सेंसेक्स को देख के बोलते हैं कि मार्केट ऊपर है या नीचे है। बीज और भी होते हैं, जैसे कि गोल्ड बीज हो गया, ये सब हो गया, हम फिलहाल इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम एक जनरल टॉपिक आज बात करने वाले हैं, दैट इज म्यूचुअल फंड। अब देखो, म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा, क्यों हर अमीर बंदा इसमें इन्वेस्टमेंट करता है? वो तो भैया और भी जगह पैसा लगा सकता है ना, कहीं भी पैसा लगा सकता है, वो स्टॉक्स में भी पैसा लगा सकता है, या कहीं भी दिमाग तो होता ही है। फिर भी वो म्यूचुअल फंड या एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करता है, क्यों करता है? रीजन ऑफ दैट, आप लोग लोन लेते हो, किसी ने 20 साल का लोन लिया, किसी ने 30 साल का लोन लिया, किसी ने 10 साल का लोन लिया, तो आपके जो ये लोन है ना, ये तक फ्री हो जाते हैं इसके अंदर। फ्री क्या, एक्स्ट्रा पैसा देके जाता है। लोन में क्या होता है, दिमाग में क्या आता है कि यार मैंने 1 CR का लोन लिया है, मैंने 10 10 CR का लोन लिया है, मैंने 10 लाख का लोन लिया है घर के लिए, अब 10 लाख के 20 लाख देने पड़ेंगे यार 20 साल में, तो लोन ले या ना ले। लेकिन यही चीज अगर आपको पता होती कि एसआईपी भी गेम खेल सकते हो, तो आपके शायद वो 10 लाख 30 लाख बन गए होते, लोन भी फ्री हो गया होता, 10 लाख एक्स्ट्रा मिल रहे होते। तो यही पावर है एक एसआईपी की, इन्वेस्टमेंट इन एसआईपी, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन इसमें दो खतरे भी हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। पहले हम लोग एक नॉर्मल सी बात करते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूं। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ये बुकिश लैंग्वेज है, बुक में से देख के लिखना पड़ता है ये सारा।
इक्विटी फंड्स होते हैं, ठीक है, मोस्टली हम लोग इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इक्विटी फंड्स होते क्या है? देखो, सबसे पहला होता है लार्ज कैप, मतलब वो वाले स्टॉक्स या फिर ऐसे इन्वेस्टमेंट या ऐसे एसआईपीस जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि टॉप 100 स्टॉक्स होते हैं। हमने कोई एसआईपी पकड़ा, जैसे कि एचडीएफसी फ्लेक्स पकड़ा या कोई भी पकड़ा, वो आगे समझेंगे हम। जो एसआईपी या जो म्यूचुअल फंड टॉप के 100 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको हम बोलते हैं लार्ज कैप। उसके बाद आता है मिड कैप, मतलब कि ऐसे शेयर्स जो 100 से 250 के बीच में हो, टॉप 250 शेयर्स बोल सकते हैं उनको, उनको इन्वेस्टमेंट, उनमें इन्वेस्टमेंट होती है। तीसरा दैट इज स्मॉल कैप, जिसमें 250 शेयर से 250 से ऊपर जितने भी शेयर्स जा रहे हैं उनको हम स्मॉल कैप में काउंट करते हैं। अब देखो, एक्चुअली में अगर हम देखा जाए लास्ट के 3 साल का अगर मैं रिजल्ट उठाऊं तो लार्ज कैप ने कम रिटर्न्स दिए हैं। मतलब कि अगर आपने 100 रुपए लगाया होता तो लार्ज कैप आपका अभी तक 75 रुपीज प्रॉफिट दे चुका होता, सिर्फ 75 रुपए। लेकिन मिड कैप की बात करूं तो 100 का 250 हो गया, और स्मॉल कैप की बात करूं तो 100 का 400 हो गया। आप लोग भी ये चीज नोटिस कर पा रहे होगे शायद कि हाँ यार, मार्केट में जब से पैसा बनना चालू हुआ है 2021 से, मार्केट उठना चालू हुआ है, तो स्मॉल कैप्स के शेयर ज्यादा भाग रहे हैं या मिड कैप्स के शेयर ज्यादा भाग रहे हैं। रिलायंस को उठा के देख लो, लास्ट 3 साल में कितना रिटर्न है। एचडीएफसी को उठा के देख लो कितना रिटर्न है। विप्रो को उठा के देख लो कितना रिटर्न है। इन्फोसिस को उठा के देख लो कितना रिटर्न है। टीसीएस को उठा के देख लो कितना रिटर्न है। रिटर्न्स आर वेरी लेस। लेकिन अब आप बोलोगे कि सर रिटर्न तो लेस है, लेकिन तो हम इन्वेस्टमेंट किस में करें? मिड कैप में कर दें, स्मॉल कैप में कर दें? देखो, एक सिंपल सी चीज समझा रहा हूं, इस चीज को कान में डाल लेना। जितने लोग ये सोचते हैं कि भैया 20 रुपए वाला शेयर खरीद के 100 पे बेच देंगे और राकेश झुनझुनवाला को पीछे छोड़ देंगे और नया हर्षद मेहता अपने इनाम होगा, तो भैया आपकी सोच शायद अभी बच्चों वाली है। ये मार्केट है, इतनी इजीली पैसा बनाने देगा नहीं। दूसरी तरफ एक और बंदा है जो ये बोल रहे हैं कि यार 2000 का रिलायंस का स्टॉक ले रहा हूं, 2 का 3000 तो आएगा, टूट के जीरो तो नहीं आएगा। लेकिन 20 वाले स्टॉक्स आपने शायद जीरो जाते हुए अभी देखे नहीं है, क्योंकि मार्केट बुलिश में ही देखा होगा। लेकिन 20 के क्या, 50 वाले स्टॉक्स भी जीरो आते हुए दिखे हैं। स्मॉल कैप्स के जितने भी शेयर्स हैं, दे आर वेरी 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 रिस्की। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? जब हम रिस्की जगह ट्रेड करने ही जा रहे हैं, अगर मुझे रिस्की ट्रेड्स करनी ही है, रिस्क लेना ही है, तो मेरे पास तो 10 ऑप्शंस हैं, तो मैं स्मॉल कैप में क्यों जाऊंगा? वाई? आई कैन डू ऑप्शन ट्रेडिंग, आई कैन डू इंट्राडे स्टॉक्स, और भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो मैं स्मॉल कैप में क्यों जाना पसंद करूंगा? आप स्टॉक मार्केट को लेते हो किसकी तरह कि यार पैसा बनने वाला है। अगर मैं इसको बिजनेस की तरह सोचूं, बिजनेस मुझे क्या बोलता है? क्या मैं ऐसी कोई कंपनी में पैसा लगाना पसंद करूंगा जहां पे लॉस हो रहा हो? आज आपके सामने आपका दोस्त आया, एक दोस्त ऐसा है जो उधार मांग रहा है, जिसकी कंपनी 20 करोड़ रुपए कमा रही है। एक दोस्त ऐसा है जिसका 20 करोड़ लॉस कर रखा है। दोनों दोस्त आपके करीब हैं, आपको 1 करोड़ रुपए देना है, आप किस दोस्त को दोगे? इस जो 20 करोड़ कमा रहा है या जिसका 20 करोड़ का घाटा है? तो जब वहां पे इतना दिमाग लगा लेते हो कि भैया कमाने वाले को पैसा दे दो, वो एक का दो करके दे देगा, घाटे वाले को मत दो, पता है कि वो पैसा भी जा सकता है। तो यही सेम थॉट आपका इन्वेस्टमेंट में क्यों नहीं होता? वहां पे आप लोग ये क्यों सोचते हो कि यार 20 का मिल रहा है शेयर, ज्यादा से ज्यादा जीरो तो होगा? अरे जीरो तो हो रहा है, बट कैपिटल तो खत्म हो रही है पूरी। तो यही सेम थॉट आपको, बिजनेस वाला थॉट, मार्केट में रखना होता है। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से फंड्स हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जिसमें सबसे कम रिस्क होती है। ठीक है, एक होता है फ्लेक्सी कैप। ये क्या होता है? ये आपसे इन्वेस्टमेंट उठाता है, आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया और ये अपने हिसाब से अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट डाल देता है। मतलब आपको नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट कहां डालेगा। हो सकता है जहां पे ग्रोथ मिल रही है, हो सकता है आईटी का सेक्टर ग्रोथ कर रहा है तो ये ग्रोथ में वहां पे डाल देगा। हो सकता है ऑटो का सेक्टर ग्रोथ कर रहा है तो ये ऑटो में डाल देगा। तो मैं इसको थोड़ा अवॉइड करता हूं। जिस चीज का मेरे को पता ही नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट करने कहां वाला है, तो मैं वहां पे क्यों पैसा डालूंगा? राइट, सिंपल सी बात है। लेकिन एक होता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड कौन से होते हैं? निफ्टी के,
बैंक निफ्टी के, मोस्टली हम इन दोनों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है, यहां पे हमारा पैसा बहुत सेफ है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं उसका रीजन भी समझाऊंगा। तो सबसे ज्यादा रिस्की क्या होता है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट या स्मॉल कैप वाले, और सबसे ज्यादा सेफ क्या है, या तो ब्लू चिप स्टॉक्स। ब्लू चिप स्टॉक्स कौन से होते हैं, जो टॉप 100 स्टॉक्स हैं उनको हम ब्लू चिप स्टॉक्स बोलते हैं, या फिर इंडेक्स फंड। ये दो ऐसे इंडेक्स फंड्स हैं जिसमें आप एसआईपी कर सकते हो बिना किसी रिस्क के, मतलब रिस्क विल बी वेरी वेरी मिनिमम। अब देखो, हम एसआईपी करने जा रहे हैं। अब एसआईपी करने के लिए हो सकता है 20 साल वाला बंदा भी हो सकता है 50 साल वाला बंदा बंदा भी हो, और हो सकता है 70 साल वाला बंदा भी हो। अपने को तो नहीं पता कि कौन बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तो हम एक सबका जनरल थॉट लेके चलेंगे कि 70 साल वाला अपने आगे वाले बच्चों के लिए कर रहा है, 50 साल वाला खुद के लिए भी कर रहा हो, क्या पता वो 100 साल जिए, और 20 वाला तो अपने लिए कर ही रहा है। हम एक नॉर्मल थॉट लेके चलने वाले हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहली चीज, आपको ये सारे इन्वेस्टमेंट देखने कहाँ पे हैं, कि यार कौन सा इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है, कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको एंजल वन के उस पे जाना है, आपको देखना है कि यार कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं। अब आपको यहाँ पे मैंने म्यूचुअल फंड खोला, आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आपको दिख गए। आईसीओ प्रूडेंशियल, एचडीएफसी, बैलेंस एडवांटेज, ये वो ब्ला ब्ला, दुनिया भर के फंड्स आप लोगों के सामने यहाँ पे दिख रहे हैं। बट एक्चुअली में कौन सा फंड हम लोगों को खरीदना है, कौन सा फंड हम लोगों को नहीं खरीदना, ये हम पता कैसे लगाएं। देखो, सबसे पहली थिंकिंग आपकी मार्केट के अंदर क्या होनी चाहिए, कि यार मेरा पैसा कहीं एक जगह तो नहीं लग रहा, राइट। मेरा पैसा कहीं एक जगह तो नहीं लग रहा। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को दो तीन नॉर्मल चीजें दिखाता हूं। यहां पे देखो, आप लोगों के सामने लिखा हुआ है हाई रिटर्न इंडेक्स। यहां पे मैंने आप लोगों के सामने किया आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटेड फंड, उसके बाद आईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 फंड्स, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, उसके बाद पीएसयू फंड्स। आप इनके रिटर्न्स देख रहे हो, 36%, 40%, 37%। अब यही चीज मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज और दिखाता हूं। मैं इसका 5 ईयर्स का ग्रोथ देख रहा हूं, आप देख सकते हो ये 20 रुपए से कितना रुपए आ गया, लगभग 100 रुपए। मतलब इन्वेस्टमेंट देख रहे हो आप कितनी हो गई, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। रिटर्न्स देख रहे हो आप लोग कितना रिटर्न्स मिले, अराउंड 40 to 50%। अगर 5 साल की बात करूं तो एक एवरेज रिटर्न जो मिला है हर साल का 33% का। तो अगर 4 साल को मैं कल कैलकुलेट कर रहा हूं तो 100% से ज्यादा पैसा मेरा बन चुका है यहाँ पे। अब लेकिन हम लोगों को ये कैसे पता लगेगा कि हमको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। देखो, सबसे पहली चीज, आप किसी भी फंड में या किसी भी एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने जाते हो, जो मैं पर्सनली देखता हूं, मैं एक चीज देखता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक नॉर्मल सी चीज दिखा रहा हूं। सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि यार फंड मैनेजर कौन है। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है निकित शाह करके कोई फंड मैनेजर है। इसकी हिस्ट्री निकालो गूगल करके कि भैया ये कितने टाइम से रहा, इसने कितने फंड संभाले, इसने बड़ा कैप संभाला है नहीं संभाला। जो भी प्रेसिडेंट आता है और नया आता है, जिसको 1 साल या 2 साल हुए होते हैं, वो ज्यादा ट्राई करता है कि मैं अपने फंड्स को एक अच्छे लिमिट्स पे पहुंचाऊं। और जो जितना पुराना होता जाता है उसको पता है कि मेरे एक लिमिटेड फंड्स जा रहे हैं और उसके बेसिस में मैं पैसा बना रहा हूं, वो जितना एक्सपीरियंस्ड होता जाता है। मैं पर्सनली उसको पसंद करता हूं जो जितना पुराना बंदा हो चुका है। तो आप लोगों को सबसे पहली चीज क्या देखनी है, हु इज द फंड मैनेजर। क्या उस फंड मैनेजर का कोई बैकग्राउंड ऐसा तो नहीं रहा कि यार जिसने अपना काम खराब किया हो, कोई दिक्कत करी हो, जैसे कि बहुत बार होता है किसी उसमें हो जाता है। तो आपको सबसे पहले गूगल पे जाके उसके नाम से सर्च करना है कि कोई हिस्ट्री तो नहीं है। नाउ लेट्स कम टू रिस्क एंड रेटिंग। अगर आप रिस्क यहां पे देखोगे तो रिस्क इज वेरी हाई। आपका जो रिस्क है वो बहुत हाई है। आपको क्लियरली ये बोल रहा है, बिकॉज यहाँ पे कौन से शेयर्स हैं, मिड कैप शेयर्स। और मिड कैप शेयर्स अगर हैं तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे रिस्क ज्यादा ही होगा, ठीक है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज द होल्डिंग। अगर आप यहाँ पे होल्डिंग्स देखोगे तो सबसे ज्यादा इसने किसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आईटी सॉफ्टवेयर में। उसके बाद इसने किसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, डेप्थ अदर्स में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, ऑटो कंपोनेंट्स में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, फाइनेंस में। इसके बाद आती है टॉप होल्डिंग्स, कौन कौन से शेयर्स में इन्होंने होल्ड किया है, राइट। अब यहां पे आप इन शेयर्स को देखो, आपको दिख रहा है कि यार शेयर्स कैसे हैं, शेयर्स गुड हैं, इट इज वेरी गुड।
बट अभी सिर्फ हम ये नहीं देखेंगे शेयर्स कैसे हैं, आपको यहाँ पे सारे इन्वेस्टमेंट इसके दिख जाएंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट किस शेयर्स में है, कितनी नहीं है। अच्छा एक चीज और देखो, नोट करो, ये लोग ना ज्यादा शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट कौन सा कहलाता है? अगर मान लो आपके सामने तीन फंड्स हैं, कोई भी दो फंड्स हैं, ठीक है, एक बड़ा फंड्स है HDFC ब्लू चिप्स, ठीक है, एक फंड आपके सामने नॉर्मल है कोई भी XYZ, मैं कौन से फंड को चूज करता हूं? और इसी के लिए आज हमारी क्लास है कि हमको एक्चुअली वो चीजें देखनी कैसे हैं। और ये चीज आप अपने नॉर्मल पोर्टफोलियो में भी अप्लाई कर सकते हैं, जब आप शेयर्स खरीदते हैं बेचते हैं, आप उसमें भी इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। आप ध्यान से सुनना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। सबसे पहली चीज, हम जब ब्लू चिप्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास रिलायंस रखा है, मेरे पास HDFC बैंक रखा है, मेरे पास SBI रखा है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक्सिस बैंक भी रखा है, ठीक है, उसके बाद मेरे पास कोई और बड़ा स्टॉक जैसे कि टाटा मोटर्स रखा है, ठीक है, उसके बाद M&M मोटर्स रखा है, ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा रखा है, उसके बाद अशोक लीलैंड रखा है। दूसरी तरफ आपके पास है जोमेटो, आपके पास है कोई भी नॉर्मल स्टॉक HDFC, आपके पास है कोई भी टाटा स्टील, ठीक है, आपके पास है ITC, आपके पास है वेदांता। अब आप देखो ये स्टॉक्स छोटे जरूर हैं, बट सबसे पहली चीज आपको जो नोटिस करनी है वो ये है, कल को मान लो कोई बड़ा फॉल मार्केट में आ जाता है, कोई भी बड़ा फॉल मार्केट में आ गया, बैंक सेक्टर को लेके आ गया, रिलायंस के बाद HDFC SBI एक्सिस बैंक, सारा इन्वेस्टमेंट इसका किस पे था? बैंक्स में। अगर कोई मार्केट टूटेगा तो सबसे ज्यादा कैप किसका टूटेगा? इनका ही टूटेगा। लेकिन साइड में जिसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसका सिर्फ एक ही शेयर था बैंक का, तो क्या पूरे बड़े पोर्टफोलियो पे असर पड़ेगा? या तो बहुत कम पड़ेगा या पड़ेगा ही नहीं। तो हमने इससे क्या सीखा? अब मान लो मोटर्स पे, जैसे अभी अभी मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, आने वाले टाइम में हो सकता है ऑटो के शेयर्स डाउन आए, है ना? तो अब जब शेयर्स डाउन आएंगे तो इसके पास तो तीन शेयर्स हैं, एक दो तीन, इसका तो पूरा कैप डाउन आ जाएगा। लेकिन मान लो इसके पास सिर्फ टाटा मोटर्स होता, तो इसके कितने शेयर्स डाउन आते? एक शेयर। अगर 6-7 शेयर इसने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो 100% में से 15% इसका कैपिटल डाउन आ सकता था, लेकिन इसका तो 30% डाउन आ गया। तो सबसे पहली चीज और इंपॉर्टेंट चीज, आपको जिस भी SIP में इन्वेस्टमेंट करना है, आपको एक चीज ये चेक करनी है कि उसके जो शेयर्स हैं क्या वो अलग अलग जगह इन्वेस्टेड हैं। जैसे कि यहां पे आप लोग देख पा रहे हो कि इसके सारे शेयर्स, कल्याण ज्वेलर्स, फिर एक जियो फाइनेंशियल, फिर ट्यूब इन्वेस्टमेंट, फिर बालकृष्णा, फिर डेक्सॉन, फिर जोमेटो, आप ये चीज नोटिस कर पा रहे हो, इसके इन्वेस्टमेंट जो है वो अलग अलग शेयर्स में है और अलग अलग सेक्टर्स में है। सबसे पहली चीज जो आपको नोटिस करनी है वो यही करनी है। कोविड आया था, कोविड में कौन कौन से शेयर्स टूट गए थे? सारे शेयर्स टूट गए थे, लेकिन कौन से शेयर्स भाग रहे थे? FMGC, उसके बाद फार्मा, उसके बाद बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी जो गैस, उसके बाद पावर, ये इंडस्ट्रीज भाग रही थी। अब आपका सारा इन्वेस्टमेंट मान लो बैंक के अंदर होता, या सारा इन्वेस्टमेंट मान लीजिए आप लोगों का ऑटो सेक्टर में होता, तो आप तो फंस जाते। लेकिन जिसका पोर्टफोलियो डिवाइडेड था अलग अलग सेक्टर्स में, डाइवर्सिफाई उसने कर रखा था, वो हमेशा बचेगा। और सबसे मेन चीज हम इसमें भी यही देखते हैं कि यार हमारा, हम जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या उसने सारा सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट डिवाइड कर रखी है या नहीं कर रखी। सबसे पहली चीज आपको यही देखनी है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हाँ यार इस सेक्टर ने डिवाइडेशन दे रखा है, इस सेक्टर ने नहीं दे रखा। जैसे कि हम एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं, लेट मी चेक वंस। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कोई लेस रिस्क वाला, जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल इज वेरी फेमस, ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड नहीं, प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे इसने एनुअली रिटर्न कितने टाइम में दिया है? 25% का। लास्ट 3 साल से सेम चीज ये कर रहा है, मतलब हर साल आपको लगभग 25% का रिटर्न ये प्रोवाइड कर रहा है। नाउ सी, यहाँ पे सबसे पहली चीज मैं क्या देख रहा हूं?
फंड की एज कितनी हो गई है, 26 ईयर्स। और सबसे बड़ी चीज व्हाट इज एयूएम, एयूएम मतलब कितने लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इस फंड के पास कितना पैसा है, अराउंड 15,000 सीआर के आसपास, ठीक है। नाउ सी, फंड मैनेजर कौन है, 12 साल पुराना बंदा, विच इज वेरी गुड फॉर अस। अब यहाँ पे रिस्क की बात करते हैं, रिस्क अगेन इट इज वेरी हाई, बट रिस्क क्या हाई है या नहीं है वो हम यहाँ से चेक करेंगे। नाउ सी, इस कंपनी में टॉप होल्डिंग्स क्या है, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक सिर्फ दो हैं, बजाज फिनसर्व, ठीक है, मारुति सुजुकी, ओके, उसके बाद ट्रेम्प्स, ठीक है, एल्किन लैब, ठीक है, लैब्स मतलब फार्मेसी, जितने भी फार्मा वाली कंपनीज है उसमें भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसके अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ यार, इसने शेयर्स जो हैं वो हर जगह डिवाइड कर रखे हैं, इन्फोसिस में भी है, एनटीपीसी में भी है, पावर का भी है, बेवरेजेस का भी है, पेट्रोलियम का भी है, गैस का भी है, मतलब सारे फंड जिसने डिवाइड कर रखे हैं, सारा इन्वेस्टमेंट एक ही सेक्टर्स में नहीं डाल रखा। आपको सबसे मेन चीज यही चेक करनी है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है, जब हमने ये चेक कर लिया कि हाँ यार इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो रखी है, अब हम इजीली कोई भी फंड चूज कर सकते हैं कि हाँ यार इस फंड्स में डाइवर्सिफाई हो रखा है इन्वेस्टमेंट और इसमें नहीं हो रखा। अब हमको इजीली हम ये चीज पता लगा सकते हैं कि किस में हमको इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। इसके बाद बात आती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि ये आपको लोन में कैसे हेल्प कर सकता है। जब हम किसी फर्म से या किसी भी चीज के लिए हम लोन लेते हैं, तो जब हम लोन लेते हैं तो हमको कैसे हेल्प हो सकती है, सबसे बड़ी बात ये आती है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, और बहुत इजी मेथड आप लोगों को मैं बता रहा हूं, और ये आप लोगों को पता भी होगा, जहां पे बहुत लोग अच्छे खासे एजेस वाले भी बंदे होंगे, किसी की एज 40-50 वाले भी बंदे होंगे यहाँ पे। तो क्या होता है, जब भी हम कोई घर खरीदते हैं, तो घर कोई भी बंदा कैश में नहीं लेता। लेकिन आप लोग एक चीज नोटिस करते होंगे, हम लोगों के पेरेंट्स को या बहुत लोगों को इतनी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है कि वो चीज कर पाए। बट अभी जब मार्केट में फाइनेंशियल एजुकेशन अवेलेबल है, तो हम लोग ये चीज क्यों नहीं कर रहे हैं, राइट। सबसे पहली चीज, मैं एक नॉर्मल सा आप लोगों के सामने एक ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। हम एक नॉर्मल सा लेके चलते हैं कि एक नॉर्मल बंदा आज 1.5-2 करोड़ का घर लेता है, तो मैक्सिमम वो 40-50 लाख रुपए ही पे कर पाता है, बाकी 1-1.5 लाख रुपए, 1-1.5 करोड़ रुपए वो ऑब्वियस ही बात है अपना ईएमआई ही करवाता है। मैम एक नॉर्मल सा पकड़ के चलते हैं कि 1 CR का वो 20 ईयर्स के लिए ईएमआई बनवाने वाला है जब उसने घर खरीदा है, और एक नॉर्मल सी चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से ये चीज हेल्प करेगी। अच्छा, इसमें लॉस कब हो सकता है मैं वो भी समझाऊंगा, तो वो चीज भी इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से समझना। आज हम एक होम कैलकुलेटर निकालते हैं, एक नॉर्मल सी चीज हम लोग देख रहे हैं कि यार हम लोगों ने 1 CR का लोन लिया, ठीक है, ठीक है, 1 करोड़ का हम लोग लोन ले रहे हैं, टेन्योर रख रहे हैं हम लोग, मतलब कितने साल के लिए, 20 साल के लिए हम लोन लेना चाह रहे हैं। इंटरेस्ट रेट आज के टाइम में 8 भी मिल जाती है, 8.5 भी मिल जाती है, 9 भी मिलती है, किसी को 11 भी मिलती है, हम एक एवरेज मान लेते हैं 8.75, ठीक है। यहां पे अगर हम देखेंगे तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना जा रहा है, 1 CR, बट इसके सामने इंटरेस्ट कितना जा रहा है, 1 करोड़ 12 लाख रुपए का। इन इंटरेस्ट डबल से भी ज्यादा हो चुका है, और आप टोटल पे करने वाले हो 2 करोड़ 12 लाख रुपए। मतलब कि अगर आप कहीं पे लोन लेने जा रहे हो 1 CR का, तो आप 20 साल के अंदर उसको डबल पे करके आ रहे हो, 1.12 CR एक्स्ट्रा, क्या, इंटरेस्ट। लेकिन एक्चुअली में हर बंदा ऐसा कर रहा है, आप एक चीज सोचो, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये अपना लोन रीपे क्यों कर देती हैं, चाहे उन्होंने 2,000 करोड़ का लोन लिया हो, 3 साल बाद वो रीपे हो जाता है, या 8 साल बाद वो रीपे हो जाता है। बहुत सारी कंपनीज का लोन 10-10, 15-15, 20-20 साल तक चलता रहता है, ऐसा क्यों, व्हाट इज द गेम बिहाइंड इट, उसके पीछे गेम है क्या, अब वो ध्यान से समझना। किसी बंदे ने घर के लिए लोन लिया 1 CR का, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको पता है कि यार इतनी कमाई होगी, तभी तो वो इतना इन्वेस्टमेंट लगा पा रहा है यहाँ पे, तभी तो वो 88,000 की ईएमआई भर पाएगा। अब वो हो सकता है 88,000 हो, वो हो सकता है किसी का 50 लाख का लोन हो, किसी का 20 लाख का लोन हो, वो हर जगह ये सेम चीज ही एप्लीकेबल होगी, हम छोटी चीज को भी समझेंगे, ठीक है। नाउ उसका ईएमआई कितना इस टाइम बन रहा है, दैट इज 88,000, ठीक है।
अब यहां पे ध्यान से समझना, सारा गेम यहीं पे है। जिस बंदे को फाइनेंशियल नॉलेज होती, जो बंदा 88,000 का ईएमआई भर पा रहा है, ऑब्वियस ही बात है उसकी इनकम 5 to 6 लाख रुपीस होगी, तभी वो इतना ईएमआई अफोर्ड कर पा रहा है। हम ईएमआई को मान के चलते हैं हमेशा 20% के साइड पे, कि हमारी 10 लाख की कमाई है तो हम 2 लाख रुपए तक ईएमआई भर सकते हैं। तो हम इसको भी यही लेके चल रहे हैं कि लगभग 88,000 रुपीज के आसपास हम लोग एक ईएमआई भर रहे हैं, तो 5 से 6 लाख रुपए बंदा कमा रहा होगा। ठीक है। अब यहीं पे अगर हम एसआईपी का कैलकुलेटर देखें, अगर सेम चीज मैं एसआईपी में देखता हूं, तो एसआईपी में अगर सेम चीज मैं इन्वेस्टमेंट डाल रहा हूं, कितने का, 88,000, रिटर्न मैं पकड़ के चल रहा हूं सिर्फ और सिर्फ 15% की, ज्यादा नहीं, मिनिमम। अपने को तो कितने कितने म्यूचुअल फंड दिख रहे थे जहां पे 30% में मिला, जहां पे 40% में मिला, 25% में मिला। नॉर्मल हम अगर अच्छे से अच्छा इन्वेस्टमेंट पकड़ रहे हैं तो भी हम 15% मिनिमम निकाल पाएंगे, जिसमें हम बिल्कुल कम रिस्क लेके चल रहे हैं। टाइम पीरियड हम सेम चीज रख रहे हैं, 20 साल की। अब गेम देखो यहां पे, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो आ रहा है दैट इज 2112000, बट उसके सामने रिटर्न कितना आ रहा है, 11 CR, 11 करोड़ का रिटर्न है। सेम वही 20 साल, आपकी लैंड की रेट भी बढ़ी, आपका लोन भी फ्री हुआ, प्लस आपको इन्वेस्टमेंट भी उतनी ही मिली। आपको क्या लगता है लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं उनका क्या सिस्टम है? कोई भी जेब से पैसा देता होगा कि हाँ यार 50 लाख की गाड़ी मैं ले रहा हूं भैया? जैसे अपन सोचते हैं ना कि यार 2 करोड़ गाड़ी में देंगे क्या, पागल है क्या? 1 करोड़ गाड़ी में भरेंगे क्या, 1 करोड़ में तो घर आ जाएगा। वही थिंकिंग सबकी है। लेकिन वो सामने एसआईपी कर देते हैं कि यार 10 साल की ईएमआई करा रहा हूं, साथ में 10 साल की एसआईपी कर दी। उससे होता क्या है, एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूं। किसी ने, सिंपल सा समझो, नहीं है ज्यादा इन्वेस्टमेंट, 10 लाख रुपए की बात कर रहा हूं मैं, कि यार 10 लाख रुपए का फ्लैट कोई ले रहा है, कि यार ठीक है मैं 10 लाख का फ्लैट ले रहा हूं और ज्यादा इन्वेस्टमेंट मेरे पास नहीं है, मैं 10 लाख का फ्लैट ले रहा हूं। ये लो 10 लाख का फ्लैट, टेन्योर मेरा वही रहने वाला है 20 साल का, कि 20 साल तक मैं इन्वेस्टमेंट करूं। और चलो मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है 8,000 रुपए भरने के लिए, मैं तो 30 साल का कर रहा हूं, 7,000 रुपए भरूंगा मैं तो। ठीक है, बट कभी भी एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप लोन लेते हो ना, हमेशा हमेशा हमेशा, होम लोन की बात कर रहा हूं 20 साल, और कार लोन 5 साल। अब मान लीजिए आपने ये लोन लिया, आपको कितनी ईएमआई भरना पड़ रहा है, 8,837। ठीक है, अब वापस छोटे इन्वेस्टमेंट में समझा रहा हूं इसी चीज को, कि जिसके पास पैसा नहीं है, 10 लाख का भी ईएमआई हो सकता है, 8,831 रुपए वो मंथली ईएमआई भर रहा है। और मैं पर्सनली इस चीज को बहुत बार यूज कर चुका हूं, बहुत बार। आज मान लो मैंने कोई लोन ले रखा है, उसके सामने मैंने सेम एसआईपी डाल रखी है, चाहे मेरा 20,000 रुपए का ईएमआई आ रहा हो, मैंने सेम एसआईपी 20,000 रुपए की डाल रखी है, कि यार चल 10 साल का लोन है, 10 साल में मेरे घर से पैसा 1 रुपए भी नहीं गया, घर से 1 रुपए भी पैसा नहीं गया। बस सबसे मेन चीज यही होनी चाहिए। क्लियर हुआ सब लोगों को? नाउ अगर हम यहां पे देखते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट कितना गया, अगेन प्रिंसिपल अमाउंट कितना जा रहा है हम लोगों का, 10 लाख रुपए। ठीक है, अगेन इस चीज को समझना। अच्छा, मेन चीज, सबसे मेन चीज क्या है यार, इसमें लॉस कहां हो सकता है? अगर ऐसा ही होता कि हर जगह प्रॉफिट ही हो रहा है, तो लॉस होने का क्या चांसेस है, वही मेन चीज है। नाउ व्हाट इज योर प्रिंसिपल, 10 लाख रुपीस, 10 लाख का आपने लोन करवाया है, बट कितना इंटरेस्ट आप भर चुके हो, 11,20,000 रुपए। मतलब कि सेम वही चीज, कि 10 लाख का हमने 21 लाख रुपए भर दिया। ठीक है, अब यही एसआईपी में आते हैं। एसआईपी में आप एक काम करिए, वही 8,500 की इन्वेस्टमेंट करिए, 8,830 रुपए, वही अपना 15% का रिटर्न। टाइम पीरियड हम 20 साल रख रहे हैं। यहां पे अगर आप रेवेन्यू और रिटर्न देखेंगे, इन्वेस्टमेंट आपका 21 लाख रुपीस, व्हाट इज योर रिटर्न, 1.12 CR, 1,12,00,000 रुपए। देख रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस आ चुका है यहाँ? जहां पे आपने 21 लाख एक्स्ट्रा दिया, सेम 8,000 जहां भर रहे थे, सेम चीज आपने 8,000 में वापस करी।
अच्छा एक सेकेंड, वहां पे हम लोगों ने चेक किया है 20 साल, हम लोगों का आएगा 10 साल, ये रहा 10 साल। वेरी गुड। नाउ व्हाट इज आर रिटर्न हेयर? 14 लाख रुपए। जो भी हमने इन्वेस्टमेंट भरी थी उससे हमारा ऑलमोस्ट ज्यादा ही है। कितना ज्यादा है? 3 लाख रुपए ज्यादा। आपका सबसे बड़ी बात, आपका सबसे पहले आपका इंटरेस्ट जो था वो फ्री हुआ, इंटरेस्ट जीरो हो गया, साथ में 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा और मिल गए। अब मुझे इतना पता है कि कोई भी बंदा आज के बाद लोन लेने के लिए जाएगा तो लोन लेने से घबराएगा नहीं। उसको पता है कि मैं आगे एसआईपी कर सकता हूं। और लोन वही लेगा जिसके लोन भरने बस की हो, और जो लोन नहीं भर सकता उसको पता है एसआईपी भी नहीं होगी उससे। है ना, हम एक ऐसे पर्सन की बात कर रहे हैं जो वेल उस लोन को भर पाए। है ना। अब इतना जो मैंने अभी तक समझाया सब लोगों को क्लियर हुआ? एक बार मुझे नीचे प्लीज Q&A वाले उसमें बोलिए, इज इट क्लियर जो अभी तक मैंने समझाया कि हाउ एक एसआईपी हेल्प कर सकती है हमारे इन्वेस्टमेंट में? कैसे एक एसआईपी से हम लोग इजीली अपने जो हमने एक्स्ट्रा पैसा लगाया है उसको इजीली निकाल सकते हैं। और ये हर बंदे को करना ही करना है, हर बंदे को करना है। आप कभी भी लोन लेने से मत डरो कि यार मैं 20 लाख का घर ले रहा हूं, मैं लोन लेने से डर रहा हूं। 20 साल का अगर आप लोन ले रहे हो और 20 साल की ईएमआई आप कर रहे हो, तो आप उस चीज को 8 हजार की ईएमआई अगर आप देख रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट आपका इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा लेट मी शो वन मोर एग्जांपल। हम यहाँ पे जो देख रहे थे, कितने साल का देख, राइट राइट, अभी देखो यहाँ ध्यान से, हमने एक गलती करी अभी। यहाँ पे हमने लोन अमाउंट कितना लिखा था? लोन अमाउंट वॉज 10 लाख रुपीज, और हमने टेन्योर क्या डाला था? 20 साल का, राइट। और हमने एसआईपी में गलती क्या करी, हमने इसको 10 साल कर दिया, अब इसको मैं 20 साल कर रहा हूँ। अब आप समझे गेम? आपका रिटर्न कितना आया? 1.12 CR। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट कितना था? सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए, और सामने कितना मिल गया? 1.12 CR। दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। अभी भी तुमको इस वर्ड का मतलब नहीं समझ में आएगा कि कंपाउंड हुआ कैसे पैसा, राइट? अभी भी इसका मतलब समझ में नहीं आएगा कि कंपाउंड हो कैसे रहा है, राइट? अब इस चीज को भी समझो कि कंपाउंड कैसे हो रहा है पैसा। मान लीजिए आप लोगों ने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया एसआईपी के अंदर, ठीक है। एसआईपी बेसिकली होती कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ। मंथली मान लो मैं 1000 रुपए ही इन्वेस्ट कर पा रहा हूँ, मेरे पास नहीं है पैसा 1000 रुपए या 2000 रुपए, मान के चलो कि 2000 रुपए से ज्यादा पैसा मेरे पास नहीं है, और मैं एक मिड कैप फर्म में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जहां पे मेरे को रिटर्न मिल सकता है 20 से 21% के आसपास। टाइम पीरियड मैं लेके चल रहा हूँ अपना 20 ईयर्स का, कि यार हर साल मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 2000 रुपए। आपको पता है 2000, कोई भी ऐसा बंदा है जो 2000 का, उसके लिए वो एक भारी अमाउंट है कि यार 2000 में हर महीने कैसे भरूंगा? तो भैया फिर आप एक ऐसे ऐसे उसमें जी रहे हो जिससे आपको बहुत ऊपर आना पड़ेगा। नाउ एक नॉर्मल सी चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। आप अगर 2000 भी इन्वेस्ट कर रहे हो जस्ट फॉर 1 ईयर, यहां पे देखो मैं 1 साल कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखना। अगर 1 साल के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया 24 हजार रुपए, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ 2500 बन पाया या 3000 रुपए बन पाया। लेकिन यही सेकेंड ईयर्स मेरा रिटर्न 2000 से 3000 से सीधा कितना हो गया? उसका 3 गुना। ऐसा क्यों हुआ? पहले साल मेरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ 24 हजार रुपए था, अगले साल मेरा इन्वेस्टमेंट 48,000 हो गया, प्लस मेरा प्रॉफिट जो मुझे रिटर्न मिला था वो भी इसमें ऐड हो गया। तीसरे साल मेरा इन्वेस्टमेंट 72% हो गया, तो उसके ऊपर रिटर्न मिल रहा है। चौथे साल मेरा इन्वेस्टमेंट और बढ़ गया, तो उसके सामने रिटर्न मिल रहा है। लेकिन जब हम 5वें साल में आते हैं तो हम ऑलमोस्ट ब्रेक इवन आ जाते हैं कि हमारा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, लगभग 1 लाख का प्रॉफिट है। पहले महीने में यही, पहले साल में सेम चीज कितनी थी? सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए। लेकिन यही सेम चीज 5वें साल में 95% आपको, 95,000 रुपीज आपको दे रही है। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, एसआईपी हमेशा आप लोगों की लोन के सामने होगी। कोई लोन जब आप 20 साल भर सकते हो, तो कोई पैसा जमा करना है, बड़ा करना है, तो उसके लिए भी तो 20 साल आप कर सकते हो। कोई भी हम लैंड लेते हैं, आज हमने कोई लैंड ली 20 लाख रुपए की, तो सारा पैसा एक साथ जाएगा। एक साथ कितने लोग हैं जो 20 लाख रुपए दे सकते हैं? कितने लोग हैं? आप उस माइंडसेट से सोच के चलो, कितने लोग हैं जो 20 लाख रुपए एक साथ भर सकते हैं? बहुत लिमिटेड, 1 से 2%। लेकिन कितने लोग हैं जो 5,000 रुपए हर महीने भर सकते हैं?
कि यार 20 साल के हमको पता है कि 5,000 रुपये कितना हो जाएगा। अब यहीं पे आपके सामने मैं दिखा देता हूँ, 5,000 रुपीज आप अगर सेम चीज 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका वो अमाउंट अराउंड 2 करोड़ रुपए के आसपास बन गया। इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, सिर्फ और सिर्फ 12 लाख रुपए। तुम सोच रहे हो सिर्फ आज का कि यार कल के लिए पैसा बनाना है, कल पी के आनी है तो 1,000 रुपए चाहिए, इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, 1,000 रुपए आज मैं कमा लूंगा। तुमने क्या अपने आगे अपने माँ बाप का, अपने बच्चों का सोचा कि उनके लिए अपन क्या करके जा रहे हैं 20 साल में? 20 साल पूरे होंगे, तुम्हारे सिर्फ 12 लाख जाएंगे, 2 करोड़ सामने खड़े हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है कि भैया बाय चांस इन्वेस्टमेंट डूब गई तो, अगर इन्वेस्टमेंट डूब गई तो क्या करें? तो क्या इलाज है इसका? यहां पे सबसे बड़ा एक हैक मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इन्वेस्टमेंट कब डूब सकती है और कैसे शेयर्स में डूब सकती है। आपने मान लीजिए यस बैंक का शेयर लिया 2008 के अंदर, ठीक है, उसके बाद वो क्रैश हुआ, ठीक है, 2020 में लगभग उसकी रेट आ गई थी 40-45 रुपए, ठीक है, उसके बाद वो नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, आज वो 16-17 रुपए के आसपास आ गया। जो शेयर 400 रुपए के पास ट्रेड कर रहा था वो 12-17 रुपए आ गया। क्या ऐसी जगह पैसा डूब सकता है? बिल्कुल 100%। लेकिन बहुत सारे शेयर ऐसे भी हैं जैसे कि सुजलॉन, 7 रुपए का था, आज 80 रुपए पहुंच गया। तो यहां तो हमको पता है कि यार प्रॉपर रिस्क है यहाँ पे, राइट। बट अगर मैं एसआईपी की बात करता हूं कि एसआईपी में कितना रिस्क है, तो इस चीज का आंसर आप मुझे खुद दे दोगे अभी। हम एक काम करते हैं, हम एसआईपी पे जाते हैं और यहाँ पे इसका हम देखते हैं चार्ट। इस चार्ट को मैं ऑल टाइम कर देता हूं। 2016 में इसका रेट 43 रुपीज था, देन ऊपर गया अगेन 94, 95, 98, 100, उसके बाद देखो इंक्रीज हो रही है रेट इसकी। आज ये 850 रुपये पहुंच गया। अब एक चीज समझना, 2000, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड, अभी विजिबल है सब लोगों को? स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है सब लोगों को? ओके। अभी यहां पे आप देखो 2020 में 14 फरवरी कितना रेट चल रहा है इसका? 333। एक्चुअली में एसआईपी में होता क्या, आप ध्यान से समझना। मान लो एसआईपी का रेट 333 रुपीज था 2020 में, जब वो मार्केट में एक क्रैश आया था। कौन सा क्रैश आया था? कौन सा क्रैश आया था? जब कोविड आया था। तो इसकी रेट देखो क्या पहुंच गई, 2020 में इसकी रेट क्या आ गई? 221 रुपए। 2020 में इसकी रेट 320 रुपए थी, 2020 में ही इसकी रेट 221 रुपए आ गई। नाउ बहुत लोगों को लग रहा होगा कि यार यहां तो नुकसान हो गया, राइट। यही दिमाग में आया कि यार हम लोगों तो ने यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट करी थी, अब ये नीचे आ गया तो यहाँ तो लॉस हो गया। बट क्या आप एसआईपी 1 साल के लिए कर रहे हैं, या 2 साल के लिए कर रहे हैं, या 3 साल के लिए कर रहे हैं? जो भी लोग मार्केट में हैं आज से 5-7 साल पहले, क्या मार्केट जब टूटा है उससे 3 गुना तेजी से नहीं बढ़ा? बढ़ा है ना। और एसआईपी हमारी हर मंथ जाती है, एसआईपी हमारी हर मंथ जाती है कि हर महीने 5,000 कट रहे हैं, हर महीने 6,000 कट रहे हैं, हर महीने 10,000 कट रहे हैं, राइट। जब मार्केट 330 रुपए से नीचे गिरा होगा 220 रुपए, तो 220 रुपए से जब ये ऊपर जा रहा होगा तो इसको कितना टाइम लगा ऊपर जाने में? अगर आप देखोगे ऊपर जाने में इसको 330 आने में लगभग 1 साल के आसपास लग गया वापस। जो 1 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट हुई होगी 220,
225, 240, 260, जो इन रेट्स पे इन्वेस्टमेंट हुई होगी, तो क्या आपकी एवरेज रेट 330 रह गई होगी? आपका एवरेज रेट भी तो नीचे आया होगा ना। तो आपको मार्केट गिरने से फायदा हुआ या नुकसान हुआ? मार्केट नीचे गिरा, आपकी इन्वेस्टमेंट जो अगले महीने 333 रुपए पे होती या 335 रुपए पे होती, वो आपकी इन्वेस्टमेंट 220 पे हुई। मार्केट तो अब जब नीचे मार्केट ने फॉल किया तो ऑब्वियस ही बात है तेजी से ऊपर जाएगा ही। एक लॉन्ग टर्म को अगर हम उठा के देखें तो ऑब्वियस ही बात है मार्केट ऊपर जाना ही है। कभी आपने सुना है कि निफ्टी अब ऊपर नहीं जाएगा, खत्म हो गया, निफ्टी 25,000 से ऊपर नहीं जाने वाला पूरी जिंदगी? क्या मार्केट में हम ये सोच के बैठे हैं? लोग तो अनुमान लगा रहे हैं 50,000 निफ्टी पहुंचेगा। आज डाउ जोन का निफ्टी, उनका जो निफ्टी है वो 45,000 40,000 रुपए के आसपास है। मतलब कि जब मार्केट नीचे आ रहा है, 330 से नीचे आया, तो जो नीचे वाले एरियाज पे हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है वहां भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमारा वो फायदा ही है। जब मार्केट नीचे गिरा तो इट इज अ काइंड ऑफ अ बेनिफिट टू अस कि हम वहां पे इन्वेस्टमेंट कर पाए, और हमारा जो फंड है जिसकी एवरेज है वो नीचे आई, तो हमारा इन्वेस्टमेंट तो वहां और तेजी से ग्रो होगा। तो इसमें रिस्क के चांसेस बहुत कम है। लेकिन हम एक पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, मान लो जैसे अभी मैंने यस बैंक का एग्जांपल दिया, एनी शेयर, वो अगर टूटता है तो उसको उठाना बहुत भारी है। लेकिन यहाँ पे हम एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे शेयर्स हैं। तो जिसमें बहुत सारे शेयर्स हैं वहीं पे हम लोगों का गेम थोड़ा सा सही रहता है, रिस्क वहां पे कम हो जाती है। क्लियर है सब लोगों को? तो रिस्क के चांसेस होते हैं कि हाँ यार, मान लो 2 साल मार्केट ही नहीं उठा, उन लोगों के लिए जरूर कि मैंने 2 साल के लिए सिप करी है, 2 साल से ज्यादा सिप में नहीं करवाना, उन लोगों के लिए फिर भी एक लॉस का मार्केट यहाँ पे दिख सकता है कभी कभी। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म का सोच के आ रहे हैं कि यार हमको तो 10 15 20 साल वाला ही इन्वेस्टमेंट करना है, उन बंदों को लॉस सिर्फ 1% मिल सकता है, वो भी कोई अलग सिचुएशन में। बाकी 99% दे आर नॉट गोइंग टू मेक एनी लॉसेस। क्लियर है सब लोगों को ये चीज? अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि यार कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करना है। तो अगर इतना समझाने के बाद अगर आप अपना म्यूचुअल फंड चूज नहीं कर पाओ तो दिक्कत है। जाके म्यूचुअल फंड देखो, सेलेक्ट करो, और उसके बाद भी ना समझ में आए तो तुम लोग हमारे ओपन टेलीग्राम पे सब लोग हो ही, आज नहीं तो कल हम कुछ ना कुछ लॉन्च बता ही देंगे कि भैया ऐसे इस तरीके से इन म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इनमें नहीं। क्लियर है सब लोगों को? दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग, जितने भी 1,000 लोगों ने, 800 लोगों ने क्लास अटेंड करी। ग्रेट कि लोगों को सीखना है और आगे निकलना है, दैट इज वेरी ग्रेट, और यही होना चाहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कभी और किसी और स्ट्रैटेजी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, सी यू ऑल।